नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और कमोडिटी मार्केट में ढेर सारा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, मेटल्स हो, एग्री में व्हीट को लेकर खबरें क्यों ना हो, या फिर पाम ऑयल भी फोकस में है। तो आज हमारा फोकस कहां रहेगा वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कच्चे तेल पर और जानने की कोशिश करेंगे क्या वापस $150 तक पहुंचने की तैयारी कच्चा तेल कर रहा है, क्योंकि यहां पर उबाल लगातार जारी है। तो कच्चे तेल पर लॉन्ग टर्म ही नहीं, इमीडिएट बेसिस पे भी स्ट्रैटेजी लेंगे एक्सपर्ट से। इसके अलावा क्या फिर एक्सपोर्ट होगा गेहूं, क्योंकि गेहूं में जो कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, गेहूं के प्राइस सर्ज को रोकने के लिए कई कदम गवर्नमेंट ने उठाए थे, लेकिन अब वापस से अटकलें लगी हैं कि क्या गेहूं का एक्सपोर्ट फिर से शुरू होगा। तो इस पर भी बातचीत करेंगे, क्या इंपैक्ट होगा प्राइसेस पर, इस पर भी लेंगे व्यू। और साथ ही देश में कम होंगे खाने के तेलों के दाम, इस पर भी बातचीत हम करेंगे। और तमाम एडिबल ऑयल पैक पर कमेंट्स लेंगे एक्सपर्ट से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उसमें केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया हैं, धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता हैं, साथ ही आगे शो में हमारे साथ शिवाजी रोलर फ्लो मिल्स के ओनर अजय गोयल मौजूद रहेंगे, और साथ ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी बीवी मेहता भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि 13 हफ्तों की ऊंचाई पर कच्चा तेल का भाव पहुंच चुका है और 14 सालों की ऊंचाई के करीब WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है। चीन से जो डिमांड बढ़ने की खबरें हैं उससे तो फर्क पड़ा ही है प्राइसेस पर। वापस $124 के नजदीक अब ब्रेंट आकर कारोबार कर रहा है। अजय नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आप ही का एक व्यू लेना चाहेंगे कच्चे तेल पर। कल भी इनफैक्ट हम चर्चा कर रहे थे और अटकलें यही लग रही थी कि $125-130 तो नियर टर्म में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। उन लेवल्स पर ऑलरेडी हम आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या वापस $140-150 की तैयारी कर लेनी चाहिए, या फिर इन्हीं स्तरों के आसपास रुकेगा क्रूड। और आप अभी क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं, क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? नमस्कार दीपाली। डेफिनेटली अगर कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो जिस ढंग से 120 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, बट जिस वॉल्यूम के साथ थोड़ा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है कि जिस ढंग से ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाया 50% जो इनका एक्सपेक्टेशन था उसके बियॉन्ड, उसके बावजूद अगर प्राइसेस बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सप्लाई कंसर्न बढ़ा हुआ है। हमने यूरोप और रशिया के बीच में सैंक्शंस लगते हुए देखे, वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट चाइना मार्केट ओपन हुआ तो 1 तारीख से ये रैली था, बट वर्ल्ड बैंक के जिस ढंग से नंबर एक्सपेक्टेशंस आए हैं कि 2022 की जो ग्रोथ रहेगी वो कम ही रहेगी, ये सब होने के बाद भी अगर प्राइसेस नीचे नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई कंसर्न्स को और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो अब जिस ढंग से प्राइसेस $124 के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है ये ब्रेक करके वापस हम 132 से 134 तक का लेवल या मार्च मंथ में जो हाई देखा था वहां तक जाते हुए देख सकते हैं। साथ में हमने देखा कि जो नंबर्स अभी चाइना से भी हमने देखा कुछ सपोर्ट इकोनॉमी को दिया जा रहा है, जिससे कंजम्पशन को और हाइप मिलता हुआ है। तो इन वेरी शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें, अनलेस एंड अनटिल $112-113 ब्रेंट नहीं तोड़ता है, हाई प्रोबेबिलिटी कि हम मार्च के हाई की तरफ वापस कच्चे तेल को जाते हुए देखेंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो कमजोरी कंटिन्यू बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं एक विस्कस साइकिल क्रिएट कर देता है, जहां पे एमसीएक्स क्रूड कल हमने 9500 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर ये विस्कस साइकिल कंटिन्यू चलती है तो वी कैन सी कि वापस प्राइस 10,000 के करीब भी जल्द जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर 112 नीचे में नहीं तोड़ता तो भाव यहाँ पर ऊपर रह ही पाएंगे। और जैसे कहा भी गया, आईईए समेत जो भी ब्रोकरेजेस हैं, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है, ट्रैफिक्यूरा है, सिटी है, बार्कलेज है, सभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यही कहा गया है कि कच्चे तेल के भाव यहाँ से ऊपर ही रह सकते हैं। इस साल की और अगले साल की एवरेजेस भी यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। जय, आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को? एक तो आपका रेंज, और दूसरा जिस तरह की मुनाफा वसूली पिछले 2 दिन में नेचुरल गैस में बनती हुई नजर आई है, यहाँ पर किस तरह के सपोर्ट्स? जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए क्रूड में मुझे लगता है अब यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बरकरार रह सकता है कि जो यूएस और रशिया यूक्रेन ये एक संकट का माहौल बना हुआ है, जो जल्दी सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और मुझे लगता है इसके कारण यहाँ पे सप्लाई डिस्ट्रप्शंस ज्यादा होंगे शॉर्ट टर्म में, और प्राइसेस हो सकता है नया हाई बना पाए। दूसरी तरफ जहाँ नेचुरल गैस की बात है, मुझे लगता है यहाँ भी प्राइसेस अपसाइड रहने के चांसेस हैं। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये $10 को भी एक्सीड कर जाए, क्योंकि अब यहाँ पे अगर ये सुलह नहीं होता है तो पूरा एंटायर यूरोप यहाँ पे रशियन नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है। और अगर 2-3 महीने बाद यहाँ पे जिस हिसाब से विंटर में डिमांड और बढ़ता है, उसके कारण भी यहाँ पे अगर कोई सिनेरियो नहीं क्रिएट होता है कोई सुलह का, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर कर सकता है। तो नेचुरल गैस में इस तरह के इराटिक मूवमेंट्स रहेंगे, जहां पे 10-12% का अपसाइड डाउनसाइड देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल जब तक कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता है, मुझे आगे चल के सिनेरियो खराब नजर आ रहा है। और $10-11 भी नेचुरल गैस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो उबाल आने की ही प्रोबेबिलिटी है, $10 से $11 तक भी जा सकते हैं नेचुरल गैस के भाव। हालांकि आज एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है और 644 पर कर रहा है ट्रेड। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं अजय। भले ही M6 पर प्राइसेस फ्लैट ट्रेड हो रहे हो, लेकिन LME पर स्पेशली एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर में स्ट्रॉन्ग सर्च देखने को मिला है 2.5 से 3% के आसपास का। खासतौर से एल्यूमिनियम पर आपके व्यू क्या रहेंगे? डिमांड बढ़ेगी चाइना से, ये तो खबरें हैं जिसके कारण एक स्पाइक हमने देखा है, बट स्पेशली एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आपकी है और क्या व्यूज है प्राइस के हिसाब से? बिल्कुल, अगर हम सबसे अंडर परफॉर्मिंग कमोडिटी देखें तो एल्यूमिनियम ही रहा। जिस ढंग से पिछले साल से ही हमने देखा कि एल्यूमिनियम के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शन कट्स किए थे, उसके बाद प्राइसेस में एकाएक काफी बड़ा हमने जंप आते हुए देखा। बट जिस ढंग से अभी प्रेशर बना हुआ है और टाइमिंग हमें लगता है कि जो सप्लाई है वो कंटिन्यू इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में काफी गिरावट ले चुके हैं। बट ऑन द डिमांड साइड अब हम देखें तो चाइना मार्केट ऑलमोस्ट अब रिकवर कर चुका है। स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है टाइमिंग मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जरूर बनी हुई रहेगी एल्यूमिनियम में। बट इन ऑल जब तक प्राइसेस 230 के ऊपर मेंटेन है, एक करेक्टिव बाउंस मिल सकता है जो 250 255 तक का लेवल मिल जाए, क्योंकि सप्लाई एक तरफ बढ़ रही है बट दूसरी तरफ हमने डिमांड में भी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। तो आई थिंक मार्केट 230 के ऊपर काफी स्ट्रांगली मूव करता हुआ दिखाई देगा, जो 250 254 तक के लेवल इमीडिएट पीरियड में हम देख पाएंगे। ओके, यानी कि तेजी यहाँ पर मेटल्स में बरकरार है, स्पेशली एल्यूमिनियम में, जहां पर हमने शुरुआत में एक ऑल टाइम हाइज देखे, फिर एक अंडर परफॉर्मेंस देखी। जून पहले हफ्ते तक तो ये हाल था कि करीब करीब 30% हम गिर चुके थे अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन फिर यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए नजर आया है। जय, आपकी कोई टॉपिक मेटल्स में? मनीषा, मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन है बेस मेटल्स को लेके। मुझे लगता है यहाँ पे हायर एनर्जी प्राइसेस, जिसके कारण यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। दूसरी तरफ अगर हायर एनर्जी प्राइसेस और जो एक जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से हम लोग गुजर रहे हैं, ये रहा तो यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन होना तय है। ग्लोबल रिसेशन अगर होता है तो ओवरऑल डिमांड में गिरावट देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा मुझे अपसाइड नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे करेंसी मूवमेंट के कारण प्राइसेस में सपोर्ट मिल सकता है डोमेस्टिक प्राइसेस पे, बट ओवरऑल मुझे लगता है प्राइसेस में प्रेशर रहेगा। मैं यहाँ करंट लेवल से 8 से 10% का गिरावट देख रहा हूँ एल्यूमिनियम प्लस कॉपर दोनों में ही। तो मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश नहीं है बेस मेटल्स में करंट लेवल पे। ठीक है, तो करंट लेवल से अजय मानते हैं कि यहाँ से बुलिश व्यू लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस थोड़े से यहाँ से हल्के होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन सोने चांदी पर भी एक कमेंट ले लेते हैं अजय। हालांकि बहुत ही टाइट रेंज में यहाँ पर हम ट्रेड देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्शन खरीदारी या फिर मंदी की तरफ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट फिलहाल प्राइसेस आपको दिखेंगे M6 पर। क्या सजेशंस आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को इस तरीके के ट्रेड में, या फिर अवॉइड करे किसी भी तरीके की कोई स्ट्रैटेजी? सबसे पहले एक चीज ये क्लियर हो चुका है कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक भी करता है, उसका असर अब गोल्ड पे कम से कम होते जा रहा है। नो डाउट आज शाम के जो ECB से अपडेट आने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक रेट हाइक देख रहे हैं। साथ में यूएस की जो इन्फ्लेशन नंबर्स है दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिसेंटली हमने देखे जो स्टेटमेंट्स आए हैं जेनेट येलन के, यहाँ पे बताया कि अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन बने हुए हैं और इसी को कर्व करने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स लिया जा रहा है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को लेकर गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि अगला एक हफ्ता काफी क्रुशियल रहेगा। आज ECB और इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद मे भी पॉसिबल है कि हम थोड़ा बहुत गोल्ड को सपोर्ट देख रहे हैं, बट जैसी रेट हाइक यूएस करता है तो हमें लगता है 1820 तक का एक स्पाइक कर सकता है गोल्ड। दैट विल बी द बेस्ट लेवल टू एंटर, जो ऊपर में मुझे लगता है कि 1880 से $1900 मंथ एंड तक हम देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस 51-200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट मुझे लगता है 50-500 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके जाना चाहिए, जो मंथ एंड तक 52,000 तक का लेवल दिखा देगा। बट एक ड्रॉप फेड की मीट से पहले बिल्कुल है, क्योंकि 0.5 बेसिस पॉइंट का एक हम रेट हाइक जो देख रहे हैं यूएस में, उसकी वजह से एक थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि आज का डेटा, अगले हफ्ते की यूएस फेड की मीटिंग, तो काफी लोडेड अगले 10-12 दिन है, जहां से काफी हद तक रिएक्शन हम आता हुआ देखेंगे। जय, एक फाइनल सवाल ब्रेक में जाने से पहले, आप करेंसी कैसे देखते हैं? क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कुछ बहुत रिबाउंड फिर से हमने लौटता हुआ देखा है। एशियन करेंसीज अंडर प्रेशर हैं, रुपए में क्या चाल रह सकती है? जी मनीषा, रुपए में मुझे लगता है यहाँ पे गिरावट का दौर रह सकता है। $78 तक पॉसिबल है हम देखने को मिले। देखिए, अगर आप देखें डोमेस्टिक फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छे हैं, यहाँ पे डिमांड में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं देखा जा रहा है कंजम्पशन साइड में। फूड इन्फ्लेशन ऑब्वियसली हाई है, FII सेलिंग कंटिन्यूअस है,
जिसके कारण करेंसी यहाँ पे एक दायरा में ट्रेड कर रहा है 7740 से 7770, बट थोड़ा और प्रेशर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में आ सकता है और 78 स्पॉट देखने को मिल सकता है। उससे ज्यादा वीकनेस थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आरबीआई इंटरवेंशन जरूर है, हमारे पास वो कुशन है फॉरेक्स रिजर्व का, जिसके कारण आरबीआई यहाँ पे इंटरवेंशन जरूर करेगा। तो 78 के ऊपर शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि देखने को मिलेगा। अगर आप देखें स्ट्रॉन्गर साइड में तो 7690 से 78 ऑन अ वर्स्ट केस मुझे महीने भर के लिए ये व्यू नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये रुपए पर व्यू है और फिलहाल 77.77 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रुक रहे हैं, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से पाम ऑयल और वीट पर करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद। हमारे परिवारों को सांस लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम हवा को शुद्ध रखना चुनेंगे, हमारे आज के बढ़ाए कदम हमारा कल तय करते हैं। HDFC बैंक परिवर्तन आज कार्यरत है एक बेहतर कल के लिए। Your passport, please. उसे छोड़ो, तुम कहाँ से हो? Chase the world with stylish bags from Skybags. पापा, हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। बस अब शांति के साथ रहना चाहता हूँ। शांति। इस प्लॉट में ट्विस्ट है, इस प्लॉट में नहीं। 99acres.com दे सबसे ज्यादा वेरीफाइड प्रॉपर्टीज। जल्दी कर ले बेटा, बड़ा कब तक खड़ा रहेगा? बाबूजी को जमीन पे बिठा नहीं सकते और मकान मालिक के रहते दीवार पे कील लगा नहीं सकते। क्या करें, घर पर आया है, लेकिन बाबूजी तो इनके अपने हैं। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। All mutual funds are not equal. Always choose a mutual fund that has power. Where PU stands for funds performance, W for wide investor base, E for years of experience, and R for right-sized AUM. So next time you invest, look for power. 132 years of global experience. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks.
Read all scheme-related documents carefully. आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर गेहूं की करेंगे, जहां पर माना यह जा रहा है कि सरकार बहुत जल्दी 1.2 मिलियन टन का जो गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर सकती है। खबरें ये भी हैं कि बांग्लादेश जाने वाला करीब 6000 जो वीट के गेहूं के जो ट्रक हैं वो यहाँ पर पोर्ट्स पे या बॉर्डर्स पे ही खड़े हैं। एंड क्लियरली माना यह भी जा रहा है कि काफ़ी सारे जो गलत एलसीज यहाँ पर एक्सपोर्टर्स ने खुलवाए हैं वो शायद 2 मिलियन टन को अकाउंट भी करते हैं। तो काफ़ी कुछ खबरें यहाँ पर वीट में हैं। एक्सपोर्ट बैन के बाद हमने देखा है कि रोज़ाना यहाँ पर कोई नित नई खबर या हेडलाइन बनती हुई नजर आई है। हमारे साथ शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के अजय गोयल अब मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो एक्सपोर्ट की बात की जा रही है कि 1.2 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया जाएगा, ये कौन सा है, किसके तहत है और क्या ये पुरानी एलसीज हैं? देखिए, इसमें कुछ तो पुरानी एलसीज है, कुछ जो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया को जो है नई अनुमति दी है कुछ एक्सपोर्ट की, और कुछ धीरे धीरे जो है जैसे जैसे एप्लीकेशन आ रहे हैं बाकी कंट्रीज से, जो फ्रेंडली कंट्रीज से, उनको जो है कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है। इसके अलावा जो ये फॉल्सिफाइड एलसीज की खबर है, जो कि पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसके बारे में अब सरकार ने भी मेंशन किया है, क्या एक्शन इनके अगेंस्ट है? देखिए, जो फॉल्सिफाइड एलसीज है वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और गवर्नमेंट जो अपनी तहकीकात करके ही परमिशन देने वाला है। अगर किसी ने किया है तो उसमें एक्चुअली एलसी जो होती है वो बायर खोलता है एंड सेलर तो खोलता नहीं है एलसी। तो आई डोंट नो एट व्हाट स्टेज और व्हाट टाइप ऑफ एलिगेशन ये है, ये तो सरकार ही बता पाएगी किस तरह के जो है एलसीज आई हैं उनके पास। ओके, तो मिस्टर गोयल, यानी फिर मौजूदा स्थिति में जो अटके हुए शिपमेंट्स है सिर्फ उसी को अप्रूवल मिल सकता है या फिर फुल फ्लेजेड वापस से कोशिश हो सकती है पूरी तरीके से एक्सपोर्ट खोलने की? और साथ ही साथ प्राइसेस पर भी आपके व्यू? देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई कमर्शियल सेल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स इजीली अभी वो अलाउ करने वाले नहीं है। जो लोग जो है उनके पॉलिसी के तहत एलसी सबमिट कर चुके हैं और जिनका जो है ड्यू प्रोसेस से क्लियरेंस मिल रहा है, थोड़े बहुत वो शिपमेंट्स हो रहे हैं। बाकी थोड़ा सा जो है बांग्लादेश के लिए जो है अनुमति मिल सकती है, और उसके अलावा सुनने में यह है कि मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज को जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ परमिशन मिलेंगे। और जहां तक प्राइसेस का सवाल है, आज की तारीख में प्राइसेस टिके हुए हैं, स्टेबल है। कोई इसमें जो है जब तक डिमांड, लोकल डिमांड नहीं आएगी, प्राइसेस में जो है कोई वारफेयर होने की उम्मीद नहीं है अभी। सवाल तो भारत से अब कितना टोटल एक्सपोर्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, एक तो वो नंबर, और दूसरा भारतीय बाजारों में तो गेहूं के भाव संभले ही हैं, गिरे ही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो इंडिया एक्सपोर्ट बैन है उसके बाद ऐसा जो इमीडिएट नीजक रिएक्शन था, उसके बाद हमने वहां पर भी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। देखिए, बिल्कुल, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अभी जो है हर 3 महीने जो है कोई ना कोई कंट्री की फसल आने वाली है जी। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है अभी आगे कोई किसी की फसल आने वाली नहीं है। एंड हर जगह अच्छे फसलों की रिपोर्ट आ रही है। एंड जो एक एंजाइटी थी वो खत्म हो गई है। इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्रीज को अब देखने लग गए हैं। ओके, एंड देयर इज नो इमीडिएट क्राइसिस एज सच। ओके, जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर गोयल बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर जिन भी एक्सपोर्टर्स ने एलसी सबमिट किया है उनको अप्रूवल वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे कुछ एक कंट्रीज में एक्सपोर्ट की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, वो है पाम ऑयल से जुड़ी हुई, और खबर ये है कि पाम ऑयल एक्सपोर्ट स्कीम के जो नए नियम हैं वो जारी किए गए हैं। इंडोनेशिया ने ये नए नियम जारी किए हैं जिसके तहत एक्सपोर्ट बढ़ाने वाली जो स्कीम है वो 31 जुलाई तक अब लागू रहेगी, और एक बड़ा कदम इंडोनेशिया की तरफ से। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मिस्टर बीवी मेहता मौजूद हैं जो कि ईडी हैं, द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मिस्टर मेहता, आपके कमेंट्स चाहेंगे इस डेवलपमेंट पर। आप कैसे देखते हैं ये जो बैन खुला है, इसके बाद एक्सपोर्ट्स कैसे रह सकते हैं और ओवरऑल क्या व्यू है? देखिए, एक तो पहले जो इंडोनेशिया में अभी हाई प्रोडक्टिव साइकिल में एंट्री हो रही है और वहाँ के जो प्लांट है उनके टैंकेज फुल है, और साथ में अभी दे स्टॉप बाइंग द फ्रेश एफएफबी कि उनके पास जगह नहीं है, तो उनकी भी मजबूरी है कि एक्सपोर्ट खोलना पड़े। तो अभी जो नया चेंज ये किया है, आइदर यू टेक ए डीएमओ, जो डीएमओ ऑब्लिगेशन कंप्लीट करके आप एक्सपोर्ट परमिट लीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको नहीं करना है तो $200 की से प्रीमियम भर के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके वजह से जो ये न्यूज़ आने के बाद में
सप्लाई बढ़ेगा। अप्रैल मई जून जुलाई में सप्लाई की पोजीशन बढ़ेगी, क्योंकि काफी वहाँ माल पड़ा है। और आज भी देखें तो केएलसी भी काफी डाउन है, उसके वजह से जून कॉन्ट्रैक्ट 70, जुलाई 150 और अगस्त 145 पॉइंट डाउन है। वही रीजन है। तो इसका मतलब एक और भी कर सकते हैं, थोड़ा सप्लाई स्मूथ होगा और जो अपनी ओवर डिपेंडेंस जो अभी मलेशिया पे थी उससे कम होगी और इंडिया से माल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मिस्टर मेहता, एक तो जैसे आपने कहा कि मुनाफा वसूली यहाँ पर प्राइसेस में ऑलरेडी देखने को मिली है। इंडियन इंपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो अप्रैल और मई का महीना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जो फाइनल नंबर्स हैं जो आपने रिलीज किए हैं, मई में भी हमने पाम ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं वो अच्छे खासे बढ़ते हुए देखे हैं। 7 मंथ हाइज दिखाता है पिछले महीने भी। तो क्लियरली इंपोर्ट्स पे कोई बहुत ज्यादा फर्क इंडिया के लिए नहीं पड़ा। सही बात है आपकी। मगर जो अभी फर्क ये पड़ेगा कि अभी जो हाई साइकिल में एंट्री हो रही है तो सप्लाई कंफर्टेबल होगा। और अगर आप देखें अगस्त कॉन्ट्रैक्ट देखें तो कम से कम 500 पॉइंट नीचे है। यही दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाने की पूरी संभावना है। जो जून का 6870 आज का है, अभी उसके बाद में जुलाई में 6541 है और अगस्त में 6332 रिंगिट है। तो मतलब प्राइस आर गोइंग डाउन और कंफर्ट लेवल ज्यादा आएगा। मिस्टर मेहता, ऑल्सो अगर भारत की हम यहाँ पर बात करें तो अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, कुछ बहुत डिमांड डिस्ट्रक्शन हमने आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों ही पॉइंट्स को? और तीसरा, जो कल यहाँ पर एमएसपी रिलीज हुआ है, उसको लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए, एमएसपी बढ़ाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर साथ में एमएसपी को डिफेंड भी करनी चाहिए और आपको मार्केट ड्यूटी इसी तरह से रखना चाहिए कि ताकि कंज्यूमर और किसान दोनों को सही दाम मिले, किसान को सही दाम मिले और कंज्यूमर को एक रीजनेबल प्राइस पे ऑयल मिले। अभी तो एमएसपी से काफी ऊपर दाम चल रहा है, तो और कोई गवर्नमेंट को लेने की कोई मुश्किल ही नहीं, लेना पड़ेगा नहीं कुछ, और तो मार्केट फोर्स विल बाय फ्रॉम दी फार्मर। तो एक अच्छी है। और जो आज रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ कि भाई जो बढ़ी है एमएसपी, किसान अभी भी खुश नहीं है। पर कब तक आप बढ़ाए जाएंगे? आप एमएसपी बढ़ाते जाएंगे तो इंडस्ट्री को डिस्पैरिटी ज्यादा चल जाएगी जी। तो वो भी तो गवर्नमेंट मस्ट बैलेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड द फार्मर, और उसे बीच में जो इंडस्ट्री भी बीच में है, तो तीनों को संभालना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी, तो एक पैरिटी बनाने की तो डेफिनेटली जरूर है प्राइसेस को लेकर, फिर चाहे वो कंज्यूमर्स हो, इंडस्ट्री हो या फिर फार्मर्स ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ अजय, आपने जैसे सुना पूरा कॉन्वर्सेशन मिस्टर मेहता के साथ, मनीषा जी ने जैसे मेंशन किया कि मई में हमने देखा था कि इंडोनेशिया के बैन के बावजूद भी जो पाम ऑयल के इंपोर्ट्स थे वो 7 मंथ्स के हाईस पे थे। और जैसे मिस्टर मेहता ने कहा कि अब प्राइसेस हल्के ही होंगे यहाँ से क्योंकि सप्लाई काफी है। तो अगर प्राइस वाइज व्यू लेना चाहें तो आपके कमेंट्स क्या हैं? बिल्कुल दीपाली जी, अगर देखें तो जो सप्लाई साइड है वो इम्प्रूव हो रहा है। हमारे यहाँ पे भी हमने देखा मस्टर्ड का भी क्रॉप काफी अच्छा था, बट मुझे लगता है सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है कच्चा तेल। जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी बन रही है, यूरोप में अभी जो मीट भी हुई थी बायोफ्यूल्स को लेकर, वहां पे भी अटकलें ये लगाई जा रही थी कुछ इस पे एक्शन होगा, बट हुआ नहीं। और जिस ढंग से बायोफ्यूल की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे पाम ऑयल को रखेगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम जुलाई मिड या जुलाई एंड तक की बात करें तो कच्चे तेल की वजह से पाम ऑयल एक एलिवेटेड लेवल पे कंटिन्यू रहेगा। बट हाँ, जुलाई के बियॉन्ड हम देखेंगे तो ओवरऑल सप्लाई ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई देगी। और कच्चा तेल इस बीच अगर नीचे मिल जाता है, नीचे आ जाता है, तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगला 15-20 दिन, महीना भर अगर हम देखें तो पूरे एडिबल ऑयल पैक में प्राइसेस स्टेबल रहेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं तो बड़ी मंदी भी नहीं रहेगी। सप्लाई काफी अच्छी है, बट जुलाई बियॉन्ड ही हम उसमें एक रिलैक्सेशन आते हुए देख पाएंगे। ओके, ब्रेक में जाने से पहले अजय, एक फाइनल सवाल यहाँ पर कॉटन में, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स हमने थोड़े बेहतर होते हुए देखे हैं एक्सचेंजेस पे और प्राइसेस में लगातार वो 45,000 के आसपास के स्तर हैं। यहाँ पर क्या व्यूज? कॉटन में मुझे लगता है जिस ढंग से हमने यूएस में भी वेदर कंडीशन और सोइंग की प्रोग्रेस देखी, उसके बाद 140 के नीचे प्राइसेस में थोड़ा सा ड्रॉप देखा गया था। बट अभी भी डोमेस्टिक मार्केट में एमएसपी के जो चेंजेस है उसकी वजह से अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि अभी भी फेवरिज्म जो दिखाई दे रहा है वो ऑयल सीड पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक इसकी वजह से मार्केट पिछले 2-5 दिनों में एक बड़े दायरे में अटक चुका है। 44 के नीचे नहीं जा पा रहा है, एमसीएक्स पे वहीं 46,500 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आई थिंक अगला 6-7 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा
प्रोग्रेस ऑफ मानसून को लेकर और सोइंग किस तरफ ज्यादा बढ़ती है, ये डेटा के लिए। टेक्निकली अगर देखें तो आज मार्केट काफी कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। मे भी हायर साइड में 46-200 का लेवल दिखा दे, बट हायर साइड पे सस्टेनेबल नहीं, बिकॉज 10 से 12% की वैसे भी हम एरिया जो है वो कॉटन में बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये व्यू रहा प्राइसेस के हिसाब से कॉटन पर। फिलहाल 45,830 पर ट्रेड करते हुए मामूली बढ़त के साथ। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया मिस्टर मेहता अपनी व्यूज देने के लिए, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर। साथ ही अजय और जय आपका भी शुक्रिया स्ट्रैटेजीज पर फोकस करने के लिए, बताने के लिए। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेकफास्ट पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस अमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।